शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मेरे स्टूडियो में मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हेमंत कटारे जी अभी कुछ दिन पहले अपने तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने उनके घर पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि मध्य प्रदेश में जो विकास की बात की जा रही है, विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महत्व दिया जा रहा है और कांग्रेस के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के तमाम सारे विकास के मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव ने जो ज्वाइन किया है और उन्होंने आते ही जिस तरह कंसल्टेंटी फर्मों को लेकर जो मुद्दे उठाए हैं, इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं हेमंत कटारे जी से बात करूंगा और मैं इस विषय पे भी बात करूंगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बैठकों की संख्या निरंतर कम हो रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय मंत्री जो हैं अपने कैलाश विजयवर्गीय जी, वो सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि सदन में बैठकों की संख्या बढ़ना चाहिए। जब हम सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट कैसे होगा। मध्य प्रदेश के स्पीकर भी इस बात को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन कारण क्या है? आज ये स्थिति हो गई है कि पिछले 5 से 7 साल का विधानसभा का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। जितने भी नए कानून बने हैं या जितने भी कानूनों में संशोधन हुआ है, उसमें एक भी कानून के बारे में विधानसभा में विधायकों से ना विचार किया गया है, ना चर्चा हुई है। केवल शोर शराबे के बीच में नए कानून बन रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए कितना हानिकारक है या कितना लाभप्रद है, इन तमाम सारे मुद्दों पे है आज हम हेमंत कटारे जी से बात करेंगे। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं, आज हेमंत कटारे जी का जो इंटरव्यू है बड़ा रोचक होने वाला है, बड़ा धारदार होने वाला है और धमाकेदार होने वाला है। इस इंटरव्यू को आप पूरा सुनिए। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैंने आपको घेर ही लिया। जब भी आप मेरे स्टूडियो में आए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिया है कि दर्शक इंतजार करते हैं कि आज हेमंत कटारे जी, क्योंकि एक बार आपने 5 ऐसे विभूतियों के नाम उजागर कर दिए थे मेरे चैनल पर कि बड़े दिनों तक चर्चा रही, जो मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे थे। खैर, वो अब अध्याय पुराना हो गया है। लेकिन आज हम सबसे पहले आपसे सवाल ये करेंगे कि आप मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, कैसा क्या रिस्पॉन्स मिला? क्या आपको उम्मीद है कि आपके मुख्यमंत्री के पास जाने के बाद मध्य प्रदेश में अब सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों दलों के विधायकों के साथ एक जैसा न्याय करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद रवींद्र जी। और जो पहले भी आपने बोला वो मुद्दा पुराना हो गया, लेकिन वो मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है जो मैंने पत्र लिखा था, क्योंकि अभी तक उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उन नामों के साथ फिर से सवाल जवाब किए जाएंगे। अभी के आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई, हमारा मुख्यमंत्री जी से मिलने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश में, चूँकि मुख्यमंत्री जी गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, माइनिंग भी है, महत्वपूर्ण विभाग सारे रखे हुए हैं, क्यों उन्हें दूसरे मंत्रियों पे भरोसा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से क्राइम रेट बढ़ रहा है, खासतौर पर क्राइम अगेंस्ट वेमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, जब हम रोज़ एक अखबार सुबह खोलते हैं तो प्रत्येक दिन एक ऐसी अमानवीय घटना देखने को मिलती है जिससे पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है। देश के क्राइम रिकॉर्ड में हमारा प्रदेश जो उच्च स्थान पर पहुँच रहा है, और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इस गृह विभाग के भी मंत्री हैं। तो हमने उनको ये सचेत और अवगत करवाने गए थे। इससे हमारे पूरे प्रदेश की बदनामी हो रही है और आप इसमें कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही में इन्होंने जो धान, गेहूँ, सोयाबीन के लिए जो बातें कही थी, जो वचन पत्र में जो बातें कही थी, याद दिलाने के लिए कि वो आपकी गीता और वो सब जो आपने पुराने भाषण कहे थे वोट लेते समय, उसका क्या हुआ, उस पर कब आप लागू करेंगे अपने वचन पत्र को, इन सब चीज़ों पे बात हुई। साथ ही में यह भी महत्वपूर्ण विषय था कि सारे जो विधायक हैं उनके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को स्वयं ये बात कही। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री इसलिए हैं क्योंकि पहले आप विधायक चुने गए, वो बड़े ध्यान से सुने। और मैंने कहा, आप विधायक नहीं होते तो मुख्यमंत्री नहीं होते, इसलिए हर विधायक का सम्मान रखना, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा को बरकरार रखना आपका नैतिक कर्तव्य है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। और कोई अधिकारी अगर विधायक की अनसुनी करे या विधायकों के साथ भेदभाव हो विजन डॉक्यूमेंट के नाम पे या विधायक निधि के नाम पे या विकास निधि के नाम पे, तो ये हर विधायक की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और ये आपके नेतृत्व पर सवाल उठाता है। ये बात मैंने स्वयं उनसे कही भी और उन्होंने उसको गंभीरतापूर्वक सुन के उसको लिखा भी उस मेरे सुझाव को। तो ये सब मांगों को लेकर के हम गए कि जल जीवन मिशन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है,
इन सब पे लेकर के हमने चर्चा करी, प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के उनको अवगत करवाया। चूँकि मुखिया हैं तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले एक होता है कि उनसे हमारा बैठ के 1 to 1 चर्चा होनी चाहिए। उस पर यदि वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर विपक्ष का काम शुरू हो जाएगा, फिर मुख्यमंत्री जी अपने होंगे, हम अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन एक छोटा सा मुद्दा है, पर मैं अगले मुद्दे पे आऊँगा। आपके साथ नेता प्रतिपक्ष थे, उमंग सिंगार जी थे, लेकिन जो आपके 67 विधायकों में से केवल 38 पहुंचे थे, 29 विधायक कहाँ रह गए? कहीं ऐसा तो नहीं वो बीजेपी के संपर्क में हों? क्योंकि आजकल मध्य प्रदेश में ये बहुत चल रहा है कि कब कौन कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलता। नहीं, धन्यवाद, आपने हमारे विधायकों की इतनी चिंता करी लेकिन आपसे ज़्यादा हम चिंता करते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को स्पष्ट कर देता हूँ। इसमें जहाँ आप कांग्रेस की कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पूर्ण रूप से कमी भाजपा और भाजपा के मुख्यमंत्री जी की है। कारण यह है कि हम 15 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा था कि सारे एमएलएस का डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है। 5 दिन बाद रिमाइंडर गया। मैंने खुद उनके जो वहाँ पे ओएसडी हैं, वालिम में IAS हैं, मैंने खुद उनको रिमाइंडर किया कि आपका अभी तक समय नहीं आया है। 1 दिन पहले शाम के 7 बजे मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा बड़े घबराए हुए, उनके यहाँ से समय आता कि हाँ ठीक है मिल लीजिए। तो अब आप खुद बताइए कि अगर 7 बजे शाम को समय आता है और कब आता है समय, अगले दिन सुबह सुबह 9 बजे का, 9:30 बजे का, अगर इतने कम समय में 38 विधायक आ गए तो फिर आप इसको क्या समझते हैं? इसमें कौन घबराया हुआ है? वो घबराए हुए हैं जो समय देने से बच रहे हैं, या जो फिर भी 38 पहुंच गए? कोई कितनी दूर से आया होगा। यदि यही समय वो 2 दिन पहले दे देते तो जितने विधायक थे हमारे, पूरे के पूरे एक एक विधायक वहाँ पहुँचने को तैयार था। इस कारण से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों विधायकों से मिलने से घबरा रहे थे, समय ही नहीं दे पा रहे थे। अब मुख्यमंत्री जी समय दें, अगली बार भी समय देंगे, हमारे एक एक विधायक तैयार है। और जो कूड़ा कचड़ा टाइप के जो थे, जिनके अंदर, जिनके मन में जो है कपट था, वो लोग अपना स्थान परिवर्तन कर चुके हैं, उनसे हमें मतलब भी नहीं है। हेमंत जी, मध्य प्रदेश को नए मुख्य सचिव मिल गए हैं, अनुराग जैन साहब। बेशक वो दिल्ली से आए हैं, चर्चाएं बहुत हैं कि मुख्यमंत्री की नहीं चल पाई, दिल्ली वालों ने चला ली, वो एक अलग राजनीति का विषय है। लेकिन नए मुख्य सचिव ने आते ही जिस तरह मध्य प्रदेश में तमाम सारी निर्माण एजेंसियों पर हमला बोल दिया, जिस तरह उन्होंने कंसल्टेंसी फर्मों को लेकर कहा है कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, मध्य प्रदेश एक तरह से उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर। हम ये देख रहे हैं कि जो निर्माण एजेंसियां हैं, चाहे वो इरिगेशन हो, PWD हो, सड़क विकास निगम हो, ग्रामीण विकास निगम हो, इनके पास स्टाफ नहीं है। या तो इन्होंने स्टाफ संविदा पे रखा हुआ है, या ये कंसल्टेंसी कंपनियों के भरोसे में है। तो कंसल्टेंसी कंपनियों पर भी नए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अब सारे बड़े काम, जितने भी 1000, 2000, 5000 करोड़ के काम हैं, या 100, 200, 500 करोड़ के भी काम हैं, उसमें कंसल्टेंसी कंपनियां घुस गई हैं और वो उन्हीं जो रिटायर इंजीनियर हैं उनको अपने हायर कर लेती हैं, उन्हीं से वो काम करा रही हैं। तो ये कंसल्टेंसी कंपनियों की भूमिका, उस पर क्या कहेंगे और आपका क्या पक्ष है? और मुख्य सचिव ने जिस तरह से घेराबंदी की है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं सर्वप्रथम तो नए मुख्य सचिव जी को बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और बड़ी आशा है उनसे कि मध्य प्रदेश के विकास में वो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, आपके चीफ सेक्रेटरी जो आपकी इच्छा अनुरूप नहीं बन पाए, ठीक है, हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से चलेगी प्रदेश की। सुना है कि ये मुख्य सचिव ईमानदार भी हैं और सीधे PMO के डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और अच्छी बात है, सीधे ऊपर से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश केंद्र शासित राज्य ना बन जाए, क्योंकि जनरली जो अभी मध्य प्रदेश केंद्र शासित राज्य होने में कमी क्या रह गई है? कितना और आगे बढ़ेगा तब बनेगा। अभी भी यहाँ पर्ची दिल्ली से आती है तो मुख्यमंत्री बन जाता है, पर्ची दिल्ली से आती है, एक मैसेज मोबाइल पे आता है तो मुख्य सचिव बन जाता है। तो अभी और कमी रह गई है केंद्र शासित राज्य बनने में? वैसे कमी तो नहीं रह गई, आप आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी मैं आशा कर रहा हूँ कि शायद अभी वापस विचार होगा। लेकिन हाँ, लगभग केंद्र शासित राज्य बन गया है। रिमोट कंट्रोल कहीं और है, यहाँ सिर्फ जितनी बैठी हैं, जहाँ तक कि कठपुतलियाँ हैं, न चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी के यहाँ पे बन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी ना विधायक दल की सहमति से नहीं बना है, सीधे ऊपर पर्ची से हो रहा है। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश का विकास पर्ची पे आधारित नहीं रहे, तर्क पे और अच्छे कामों पे, जनता की मांग पर आधारित रहना चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, ये बहुत ज़रूरी विषय है। कंसल्टेंसी जो काम चल रहा है, सारे निर्माण कार्य और विकास कार्य जो हो रहे हैं, इसमें कंसल्टेंसी एजेंसी हायर की जा रही है। हायर करने में बुराई नहीं है, लेकिन उनको छुपाना, ये जो कंसल्टेंसी फर्म है ये कौन सी हैं,
कौन किस चीज़ को कंसल्टेंसी दे रहा है, उनके ओनर कौन है, उनकी फर्म कौन है, इस चीज़ की गोपनीयता रखी जा रही है। मुझे इस चीज़ को समझ नहीं आ रहा कि इनकी गोपनीयता क्यों रखी जा रही है, इसमें क्या मंशा है सरकार की। मेरी सरकार से मांग है कि सारी कंसल्टेंसी फर्म्स जो भी जिस भी विभाग से संबंधित काम कर रही हैं उनको पहले तो सार्वजनिक करना चाहिए। एक एक उसका नाम, जो भी निर्माण कार्य चल रहा है, मैं तो मांग करूंगा कि वहाँ पे उनका एक बाकायदा बैनर लगा करके एक उनका नाम नंबर दिया जाना चाहिए, जिससे कि जनप्रतिनिधियों और जनता को ये पता रहे कि इस काम में यह कंसल्टेंसी फर्म काम कर रही है। इनको कितना भुगतान दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ी अंदर की बात मैं आपको बताऊं कि ये आते 3% नाम पे हैं, उसके बाद कमीशन खोरी शुरू हो जाती है। जो निर्माण एजेंसी है, जो भी फर्म काम करती है, वो कंसल्टेंसी से 2-3 और अधिक % या 4% दे करके गलत कार्यों पे भी वो अपने हस्ताक्षर करवा लेती है, उनसे पास करवा लिया और बड़े लंबे चौड़े पेमेंट हो रहे हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए कि एक एक कंसल्टेंसी 10-10, 12-12% अकेला सिर्फ कंसल्टेंसी के नाम पे चूना लगा रही है सरकार को, और सरकार उनके नाम तक नहीं उजागर कर रही है। मैं इस विषय को विधानसभा में भी रखूंगा और ये मांग करूंगा कि इन सब की सार्वजनिक होनी चाहिए, लिस्ट पटल पर भी आए और जनता के बीच में भी जाए। और ये जो महत्वपूर्ण विषय चीफ सेक्रेटरी जैन साहब ने उठाया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन इस विषय की गहराई पर जाकर के इसमें निराकरण भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि भाई इन सब चीज़ें उठाई और ये पता लगा डायरेक्ट अपने अपने आकाओं के पास गए और सेटलमेंट करके बैठ गए। इस विषय को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए और विपक्ष अपनी भूमिका इसमें अदा करेगा। अभी हमने एक बात और देखी है हेमंत जी, एक कंपनी है जो हैदराबाद की कंपनी है जिसका नाम मैक्स मेंटाना कंपनी है। इसके खिलाफ कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो एफआईआर दर्ज कराई गई थी ई टेंडर में। बाद में उसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने छापा मारा था और वो उसके मालिक कई महीने जेल में रहे थे। आपने भी सब चीज़ें सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा होगा। अभी इसी महीने जो महीना बीता है सितंबर, 10 सितंबर को अचानक जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी की मीटिंग होती है और 8-10 टेंडर पास होते हैं। 10 में से 8 टेंडर इनके होते हैं। 8,000 करोड़ के काम उन कंपनियों को मिलते हैं जिन कंपनियों में या तो सीधी मेंटाना है या मेंटाना उनके साथ पार्टनर है। तो मेंटाना कंपनी पर इतनी मेहरबानी सरकार की क्यों? क्या कांग्रेस को इन तमाम सारी चीज़ों की जानकारी है? क्या कांग्रेस में कभी इस बात पे चर्चा हुई कि एक कंपनी हैदराबाद की जो एक दागी कंपनी है, कई बार ब्लैक लिस्टेड हुई है और 8,000 करोड़ रुपए के काम एक झटके में? ये मेरे को ऐसा लगता है रवीन जी, अगर मैं कहूं कि जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेके अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा यदि कोई घोटाला हुआ है जिस पे अभी तक सब लोगों की नज़र नहीं गई है, वो इसी कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है। यह है मेंटाना कंपनी जो कि हैदराबाद की है। एक ही दिन में, जैसा कि आपने भी बताया और मुझे भी इस बात की जानकारी है कि एक ही दिन में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री, आप तो बोल रहे कि आपके पास कागज भी हैं, आपने दावा किया है। मेरे पास कागज़ हैं और मुख्यमंत्री जी की मिनट्स हैं पूरी। मेरे को आप पहले अगर बताते, मैं कागज़ लेके आता और आपके दर्शकों को भी दिखाता और आप कहेंगे मैं कागज़ आपको, आपके पास वैसे ऐसा है, हर चीज़ आपके पास उपलब्ध है, ये तो ठीक। मैं तो खबरें चला ही रहा हूँ लगातार, लेकिन कागज़ मेरे पास भी हैं इस चीज़ के और मैं आपको भेजूंगा भी। अपने दर्शकों को आप उन कागज़ों को ज़रूर दिखाइए कि स्वयं मुख्यमंत्री जी बैठ रहे हैं। वैसे उनके पास काम नहीं है। जब नरसिंह घोटाले पे चर्चा चलती है तो मुख्यमंत्री जी नदारद रहते हैं सदन से, तब नहीं बैठ रहे जहाँ छात्रों के हित की बात आ रही है। लेकिन जहाँ मेंटाना के हित की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। एनवीडीए की मीटिंग होती है, जल संसाधन विभाग की मीटिंग होती है और एक कंपनी जिसके ऊपर कितने दाग लगे हुए हैं आप देखिए क्रम से। पहला दाग कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। दूसरा बहुत बड़ा दाग कि स्वयं बीजेपी की ही सरकार में, जो बीजेपी का तोता कहलाता है ईडी ने उस पर छापा मारा, वो महीनों जेल में रहे और कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे इस कंपनी के ऊपर। तीसरी एक विषय और जो आपने नहीं बोला कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। मैं आपको वो कागज़ भी दूंगा जिसमें इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन फिर किन कारणों से ऊपर से दबाव आया, अचानक से एक और मीटिंग बुलाई और एक एसीएस साहब ने उस ब्लैकलिस्टिंग को बहाल कर दिया। अब उनने क्यों ये कृपा करी, किसके कहने से करी या किस साठगांठ के तहत करी, ये वही बताएं। लेकिन ऐसी कंपनी जिसको कि ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, जिसके ठेके निरस्त करके जिसके ऊपर 8,000 करोड़ की रिकवरी निकालनी चाहिए, उसको आप जो है उस पर उसको उपकृत किए जा रहे हैं। क्या है भाई मेंटाना का ऐसा साठगांठ? क्या डायरेक्ट ऊपर फंडिंग चल रही है या मोहन यादव जी के यहाँ चल रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन निश्चित ही मेरा ये आरोप है आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें बहुत बड़ी लेन देन हुई है और ज़रूर इसमें कुछ अधिकारी और सीधे सीधे ऊपर का गेम हुआ है
और मुख्यमंत्री जी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेंटाना पे इतनी विशेष कृपा क्यों कर रहे हैं आप? और मेंटाना कंपनी जो है भाई ठीक है, दोषी है, आज आप बचा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको पहले तो विधानसभा में उठाएंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी हम इसको कोर्ट लेकर के जाएंगे, और जो भी दोषी होंगे उनको आज नहीं तो कल सरकार एक नहीं रहेगी, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे हम लोग। जिनने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो कोई भी कंपनी किसी का भी संरक्षण बना रहा है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, अहमद जी, देखिए आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, मेरे चैनल के जरिए कह रहे हैं, अभी तक आपका ऐसा कोई बयान नहीं है। आपने कहा है कि ये जो 8,000 करोड़ के काम दिए गए हैं, इस मुद्दे को आप एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, हेमंत कटारे दोनों क्या इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं? अपने काम विधानसभा में उठाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट जाएंगे। ये इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आवश्यकता होगी तो आप इस मेंटाना के जो काम दिए गए हैं और मेंटाना के और भी तमाम सारी चीज़ों को लेकर बाकी कोर्ट जाएंगे, तो या केवल ये आपका राजनीतिक बयान है? नहीं नहीं, मेरा कोई भी बयान राजनीतिक नहीं होता। मैं जो बोलता हूँ रवीन जी, उसको डंके की चोट पे करता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी सत्र आएगा, आप देख लीजिए। अब ये सत्र ही नहीं चलाएंगे तो फिर बात अलग है। कहा हो आप सत्र 2 दिन में खत्म कर दिया, तो उसका दोषारोपण ये नहीं हो कि भाई आपने कहा था, क्यों नहीं हुई बात। सत्र चलेगा तो मेंटाना की जो भी भ्रष्टाचार की फाइलें हैं उस सत्र में आएंगी, खोला जाएगा। मैं बाकायदा उसके प्रश्न भी लगा करके पूरी जानकारी मांगूंगा। और रही बात, मुख्यमंत्री जी से भी इस बात की जवाब ली जाएगी कि एक ही दिन में, वैसे आपके पास बजट नहीं है लाडली बहनों को देने के लिए, किसानों के यहाँ बाढ़ आ जाती है, उनके घर टूट जाते हैं, मवेशी मारे जाते हैं, तो उनके पास, आपके पास बजट नहीं है देने के लिए 20,000 रुपये भी। और एक दिन में आप 8,000 करोड़ रुपए एक ऐसी कंपनी जिनके उसकी कहाँ कहाँ जॉइंट वेंचर से, उनको सबको खंगाल करके आप एक ही दिन में सारी फाइलें साइन कर देते हैं। तो ये तो मेरे को लगता है इस सदी का, मतलब जो जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं, पदभार ग्रहण किया, तब से लेके अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और मेंटाना कंपनी के भ्रष्टाचार को मैं खोलूंगा, अपने एक पूरे कांग्रेस दल के साथ चर्चा करके, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से बात करके इसको पूरा सत्र में भी उठाया जाएगा। और ऐसी भ्रष्ट कंपनियों को, हमारा उद्देश्य रहेगा कि इनको ब्लैकलिस्ट करवा के जेल की सलाखों पे भेजा जाए। एक आखिरी और बड़ा अलग तरह का प्रश्न है मेरा। प्रश्न ये है कि आपके नेता उप नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद और मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद अभी तक कांग्रेस के 3 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। अमरवाड़ा से कमलेश शाह जा चुके हैं, विजयनगर से रामनिवास रावत जा चुके हैं और बीना से निर्मला सप्रे। निर्मला सप्रे को लेकर अभी ये खबर आ रही है क्योंकि उन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने विधानसभा स्पीकर को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि इनके दल बदल में वो सदस्यता समाप्त की जाए। उस पर भी 4 नोटिस हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं है। अब आखिरी टाइम उन्होंने 12 तारीख तक का दिया कि 12 तक जवाब नहीं आया तो वो एक तरफा फैसला करेंगे। लेकिन अब बीना से कुछ अलग तरह की खबरें चली हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बीना गए और उन्होंने वहाँ अभी तक जिला बनाने की घोषणा नहीं की है। निर्मला सप्रे अपने तमाम सारे मतदाताओं को ये कहकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी कि बीना का विकास तभी होगा जब जिला बनेगा और जिला तभी बनेगा जब बीजेपी सरकार चाहेगी, और इसलिए मैं बीजेपी में जा रही हूँ। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने एक आयोग बना दिया, अब बीना का पिछले अगले 2 साल तक जिला बनने के कोई चांस नहीं है। ऐसे में यदि चुनाव होते हैं तो ये कोई बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जीतेंगे कि हारेंगे। बीना में इस तरह की चर्चा है कि वो इस्तीफा दे नहीं रही हैं। अब चूँकि सरकार ने तय कर लिया बीना को जिला नहीं बनाना है, तो ये भी चर्चा है कि निर्मला सप्रे वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं। वे इस अपने जो नेता प्रतिपक्षों से मिलने का टाइम मांग रही हैं। आपके पास इस संबंध में कोई जानकारी हो तो, और यदि जानकारी नहीं है और यदि निर्मला सप्रे वापस आना चाहेंगी तो क्या कांग्रेस विचार करेगी? देखिए, जहाँ तक वापसी की बात आपने प्रश्न पूछा, तो मैं आपको ये बता दूं, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो जो 22 विधायक पहले गए थे उनमें से भी कई सारे कतार में खड़े रहे कांग्रेस में वापस आने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने उनको लिया नहीं था। आज भी ऐसे लोग हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। निर्मला सप्रे ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, आज भी टेक्निकली वो कांग्रेस की विधायक हैं। मैं आपको वो आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। मैं आपको वहाँ से लेके आ रहा हूँ इस चीज़ पे, जिनने इस्तीफा दे दिया था या बेंगलोर में दबाव में ज़बरदस्ती लिखवाया गया, जो भी हो अंदर की बात, लेकिन वो उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि वापस आना चाहते थे, उनमें कांग्रेस की एंट्री नहीं की गई। रही बात सप्रे जी की, तो निर्मला सप्रे जी के लिए हमने खुद भी विधानसभा में लिख के कहा है और सभी विधायकों के खिलाफ जिनने पार्टी के साथ जो है दगा किया, कि इनके खिलाफ दल बदल कानून लागू होना चाहिए और जो भी कार्रवाई होती है वो की जानी चाहिए। अब निर्मला सप्रे जी को ये स्पष्ट करना है कि वो किस पार्टी में है, किस पार्टी में नहीं है, क्योंकि ऐसे बीच में उन्होंने भ्रम की स्थिति बना करके कहीं ना कहीं जनता से तो पूरा विश्वास का जो नाता था वो टूट चुका है।
बीना की जनता तैयार है कि भाई हम अगर इस तरह के कोई भी विधायक रहेंगे तो उनको जवाब देने के लिए जनता तैयार है। यदि आप इस्तीफा देती हैं तो आइए चुनावी मैदान में और वहाँ पे हो जाने दीजिए जनता का फैसला, और यदि आप नहीं देते हैं तो हम पहले इस पर विचार करेंगे अब इनके साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए। रही बात उनकी मुलाकात की, नहीं है हर चीज़ को मैं आपके चैनल पे शायद नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये बात सही है कि बीना से जो विधायक है मैडम सप्रे जी, निर्मला सप्रे जी, वो कहीं ना कहीं अपने निर्णय से, क्योंकि बीजेपी तो धोखेबाजों की पार्टी है ही भाई, वो कमलेश शाह को भी मंत्री बनाने के नाम पर लेकर गए, बन गए क्या कमलेश शाह मंत्री जी, और उनको वापस वनवास पे पहुंचा दिया रामनिवास रावत जी को। ठीक है, वन विभाग दे दिया, लेकिन वो गए किसी और उम्मीद से थे, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के, अब वो बोल भी नहीं पा रहे। और रही बात इनकी भी, इनको परिसीमन आयोग एक बनाया, उसके नाम पर के पूरी चीज़ें फाइलों के अंदर समेट दिया। तो निर्मला सप्रे जी का जो भी रहेगा उस पर हम लोग पूरी विधायक दल की बैठक करके, अब जब भी होगी उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि इनके साथ क्या होना चाहिए, और उनको स्पष्ट करना चाहिए कि भाई उनकी ये जो कार्यशैली है इसका क्या संदेश देना चाह रही हूँ प्रदेश में, क्या ये गंदगी है कि कभी आप भाजपा के मंच पे बैठी हैं, कभी आप कांग्रेस के लोगों से संपर्क करिए, आप स्पष्ट कीजिए। आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के अंदर इतना कलेजा होना चाहिए कि अपनी बात को अपनी ताकत से रखना कि हाँ ये मेरा स्टैंड है। तो ये सवाल आप उनसे भी पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं, और आज उन्होंने मेरे चैनल पर तमाम सारी चीज़ें साफ साफ तौर पर कही हैं, कोई लाग लपेट नहीं, साफ कहा कि मुख्यमंत्री के 38 विधायक इसलिए पहुंचे, 67 नहीं पहुंच पाए क्योंकि कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री ने टाइम दिया। टाइम होता तो पूरा विधायक दल वहाँ होता, द्वारा मुख्यमंत्री जी टाइम दे दें हमें, हम सारा लेके जाने को तैयार हैं। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी से हमने जिन मुद्दों को उठाया है उम्मीद है उस पर गंभीरता से विचार होगा। लेकिन आज उन्होंने नए मुख्य सचिव अनुराग जैन को बधाई देते हुए कहा है कि जितने भी निर्माण कार्यों को, निर्माण एजेंसियों को लेके वो जो मुद्दे उठा रहे हैं अब उसको सार्वजनिक करें, पब्लिक को पता होना चाहिए कि उनके ज़िले में, उनके शहर में, उनके आसपास जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें कंसल्टेंसी कौन दे रहा है, यदि कोई कमी होगी तो कम से कम बता सकते हैं। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें उठाई हैं, और सबसे बड़ी बात आज उन्होंने कही है कि मेंटाना कंपनी को जो 8,000 करोड़ रुपए का ठेके दिए गए हैं उसको लेकर मध्य प्रदेश का ये अभी तक का डॉक्टर मोहन यादव सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बता रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हेमंत कटारे जी बोल रहे हैं। इनका ये कहना है कि यदि इसकी जांच होगी तो बहुत सारी परतें खुलेंगी, विधानसभा में मामले को उठाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो वे हाई कोर्ट भी जाएंगे। जहाँ तक निर्मला सप्रे का मामला है, उनका कहना है कि निर्मला सप्रे को खुद तय करना है कि उन्हें किधर रहना है। यदि वे कांग्रेस में वापस आना चाहती हैं तो मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा विधायक दल इस पर विचार करेगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।